आज मैं आपको रिवीजन का प्लान भी दूंगा कि अब आपको 11th जो हमारी खत्म हो चुकी है उसको आप किस प्रकार से रिवाइज करें। ठीक है, क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। मैं वीक बाय वीक का आपको प्लान दूंगा। ऐसा ना हो कि आपको मैंने प्लान दे दिया, अब प्लान में भी बैकलॉग बना के बैठे हुए हैं बच्चे, है ना, ये भी होता है। तो 11th क्लास का हमारा जो रिवीजन वाला प्लान रहेगा, मैं आपको फिजिक्स के प्लान के बारे में बात करूंगा। बच्चे ने बोलता सर एक बार आप सचिन सर को भी प्लीज बता दीजिएगा, मैं उनको भी कन्वे कर दूंगा कि आपको एटलीस्ट कुछ टारगेट्स दिए जाए। मैं छोटे ही टारगेट्स दूंगा, आपको बहुत ज्यादा परफेक्शन अटेन नहीं करना है। अदरवाइज आप क्या करोगे, उस परफेक्शन के चक्कर में ये रेगुलर क्लासेस को आप मिस करना स्टार्ट करोगे। रिवीजन आपका थोड़ा बहुत भी होता रहेगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं तो बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई थी और मैं भूल गया। आप उसका 50-60% भी अगर कवर करते हैं तो 12वीं जैसे खत्म होगी तो 11th एटलीस्ट आपके होल्ड में रहेगी। आपको ये नहीं रहेगा कि यार मैंने 12th अभी अभी करी है तो 12th तो मेरी फ्रेश है, तो जनरली जेई मेंस में बैठने वाले बच्चे के साथ होता भी है। पिछले साल भी जब आप, या मतलब इसी साल जनवरी में जब आप लोग जेई मेंस में बैठे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस 11th एंड 12th में कंपैरेटिवली 12th में ज्यादा रहा होगा। उसका एकमात्र रीजन यह है क्योंकि आपने 12वीं जस्ट अभी पढ़ी होती है ना। अगर आज आपसे 12वीं और 11वीं का कंबाइंड टेस्ट लिया जाए तो यू विल स्कोर मोर इन क्लास 11th, क्योंकि अभी आपने 11th रिवाइज करी है ना। 12वीं के सर मैं कई सारे फॉर्मूले भूल गया, सर मेरे को तो कई सारी कैलकुलेशन भूल गया, मैं कई सारे ग्राफ भूल गया हूं। तो वही चीज है, रिकॉलिंग वाली बात है। तो जब हमारा सिलेबस खत्म होगा तो कोशिश करिएगा कि आप अपने कंप्लीट रिवीजन के साथ उतरे। ठीक है, और मैंने आप सभी लोगों को बोला है कि स्ट्रेस मत लीजिएगा, चीजें आपकी छूटेंगी। कोशिश ये करनी है कि अब 12वीं वाले पार्ट में आप चीजें लैग ना करें, क्योंकि अगर आपने 12वीं वाली क्लास में क्लास के टॉपिक्स में चीजें लैग करी तो आप 11th वाली जो चीजें छूटी थी उनको रिवाइज या फिर उनको कवर अप करने का आपको समय नहीं मिलेगा, आप इसी में ही रह जाएंगे। तो यू हैव टू बी हाईली एफिशिएंट दिस टाइम। आपकी क्लास में फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, मैक्सिमम आप क्लास से ही चीजों को समझे। कलम आपकी रुकनी नहीं चाहिए, चैट आपकी बिल्कुल रुकी होनी चाहिए। मेरे को इससे बिल्कुल दुख नहीं होगा कि यार चैट नहीं हो रही या आप लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, लेकिन हां जब मैं आपसे पूछूं तो ये हर बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि प्लीज आप मेरे को ये बताएं कि ये चीज समझ आई या नहीं आई। 12वीं क्लास जिन बच्चों को कठिन लगती है प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। यस सर, नोट से करें या माइंड मैप से करें, जिससे भी आपको बेटर लगे। पर्सनली मैं बोलूंगा कि अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने नोट्स से रिवाइज करें, क्योंकि नोट्स में आप लोगों ने बहुत सारी, देखो हर चीज का एक अपना सिग्निफिकेंस है। माइंड मैप्स का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, आपके नोट्स का भी एक अपना एक सिग्निफिकेंस है। अभी आपके पास टाइम का ऐसा क्रंच नहीं आ रहा कि भाई महामारी मच गई है अब समय ही नहीं है। अभी आपके पास समय है, आप अपने नोट से रिवाइज करेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने अलग से अपने लिए लिखी थी वो आप डेफिनेटली रिवाइज कर पाएंगे। एक दो राउंड उधर से कर लीजिए और जब आपको याद आ जाए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, तब आप फाइनली लास्ट दिनों में अपने माइंड मैप से जाए। ठीक है, और जिन्होंने ये फील करा होगा प्लीज मेरे साथ दिल बनाइएगा। 12th क्लास में क्या होता है कि 11th क्लास में धीरे धीरे सेचुरेट आउट करती है स्टूडेंट को। आप काइनेमेटिक्स में सेचुरेट आउट नहीं होंगे, लॉज ऑफ मोशन में नहीं होंगे, आप रोटेशन तक आते आते सेचुरेट आउट होने लगता है। आपको लगता है बहुत सारी चीजें हो गई हैं दिमाग में, और फिर वो सेचुरेशन कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाता है फ्लूइड्स में, थर्मो में, एसएचएम में, वेव्स में। और मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग अगर जितनी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स या काइनेमेटिक्स में जितनी आप एनर्जी लगाते हैं उसका 50% भी अगर आप एसएचएम एंड वेव्स में लगा दें, आपके जेईई मेंस के सवाल कंपैरेटिवली आसान आते हैं एज कंपेयर टू काइनेमेटिक्स का। लेकिन अगर आप इनिशियल चैप्टर्स की बात करें तो काफी इजी है उसको कवर करना। ठीक है, 12वीं क्लास आपको कहां दिक्कत देगी बेटा? 12वीं क्लास आपको दिक्कत देगी, आपको सेचुरेशन आएगा ईएमआई एसी में, क्योंकि इतनी बार इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब इतनी बार आ जाता है कि बच्चे के दिमाग वहां पर ना काम करना बंद कर देता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले जो चैप्टर है वहां तक आते आते आपको जो फ्लक्स की बात होगी, फिर वहां पे टर्मिनल वेलोसिटी की बात होगी, और ये सारी जब चीजें होती हैं तो बच्चा काफी इरिटेटेड माइंड से उसको देखना स्टार्ट करता है। और जनरली ईएमआई एंड एसी, एसी इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा एसएचएम एंड फेजर से रिलेटेड है, बल्कि सबसे आसान चैप्टर्स में आता है, वो तो काफी फॉर्मूला बेस्ड है। बस एक फेजर का पार्ट होने की वजह से बच्चा इरिटेटेड माइंडसेट से देखता है, यार मेरे को तो अल्टरनेटिंग करंट आता नहीं। वो चैप्टर सिर्फ कैलकुलेशन डिमांड करता है आपसे, और कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, आसानी से किए जा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, आप सभी लोगों ने फील करा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी के बाद बच्चा ऑप्टिक्स में थोड़ा सा रिलैक्स होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पीछे की चीजें बिल्कुल नहीं आती हैं। लेकिन फिर उसका अगला स्ट्रगल आता है ईएम वेव्स का, वो हमारे पास वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, बच्चे को ये लगता है कि यार मैंने वेव्स नहीं पढ़ा है तो मेरे से वेव ऑप्टिक्स नहीं होगा। यही होता है ना बेटा आप लोगों के साथ, है ना?
हाँ, ऑल्टरनेटिंग करंट इज इजी, बिलीव मी भाई। देखो जो चीज कठिन होगी ना, मैं आपको मुंह पे बोलूंगा कि भाई कठिन है। जैसे मैंने आपको रोटेशन के लिए बोला था कि यार रोटेशन कठिन है, उसके सवाल कठिन बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप 10-12 सवाल को हटा दो, मेजॉरिटी सवाल आप लोग कर सकते हैं, बट पेशेंटली आपको करना पड़ेगा। मैंने और किसी चैप्टर में नहीं बोला कि भाई ये चैप्टर कठिन है, ठीक है। मैंने हमेशा सिर्फ रोटेशन के लिए बोला है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ सवाल अभी भी अगर आप जेई एडवांस के आप उठाओगे तो आपको टीचर की मदद लगेगी, या एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपके लगेंगे, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आपकी लगेगी। लेकिन क्या सर उन सवाल से ही सिर्फ मेरा सिलेक्शन होगा? नहीं, बाकी सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं, आप सभी लोगों ने एडवांस के कई सवाल करे हैं, और आप कई बार कहते भी हैं सर ये सवाल तो आसान कैटेगरी का था, ये सवाल तो सर मीडियम कैटेगरी का था, ये किया जा सकता था। अब बच्चे का माइंडसेट अगर ये क्लियर हो कि भाई मेरे को सिलेक्शन वो 10-12 सवाल, 10-12 सवाल तो अभी तक के टोटल कह रहा हूं, हर पेपर में 4 या 5 सवाल होंगे ऐसे जो अगर आप छोड़ दें तो आपका ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इवन जो टॉप रैंकर्स हैं वो भी 4-5 सवाल में अटक जाते हैं, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो वो 4-5 सवाल अगर आप हटा दें, बाकी सवाल डुएबल होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं और एक अच्छा सिलेक्शन लेके यहां से निकल सकते हैं। रास्ता बहुत ही क्लियर और बहुत ही साफ है यहां पर। बट बात यह है कि आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि हां, जो चीज मैं पढ़ रहा हूं उसको किस तरीके से मैं लगाऊं और किस तरीके से मैं प्रैक्टिस करूं कि मैं उन सवाल, रेलिवेंट सवाल के कंसेप्ट तक मैं पहुंच जाऊं। क्लियर? अब बात आती है, जब आप वेव ऑप्टिक्स में आएंगे तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों को एक चीज की जरूरत पड़ती है जो क्लास 11th की आती है, दैट इज इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। मैंने इंटेंशनली उस चीज को वहां पर क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि मुझे पता है कि आपका माइंडसेट वेव ऑप्टिक्स तक आके फिर सेचुरेशन होगा और एग्जाम के बिल्कुल पास आपका माइंड सेचुरेटेड होगा। वेव ऑप्टिक्स जब हम लोग पढ़ रहे होंगे बेटा, ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ द दिसंबर हमारे पास हो रहा होगा, और आप सभी लोगों को यह टेंशन होगी कि सर रिवीजन कैसे होगा, रिवीजन कैसे होगा, रिवीजन कैसे होगा, मैं पीछे की चीजें भूल रहा हूं, ये चीजें तो मेरे को समझ आ रही है लेकिन मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे। एक्चुअली में आप इतने स्ट्रेस में होंगे कि आपके आसान क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे। तो आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने वो पार्ट रखा ही नहीं, अभी वेव्स में हम लोगों ने इंटरफेरेंस वाला साउंड का रखा ही नहीं, इसलिए कि आपका एक माइंडसेट का पॉइंट क्लियर हो कि यार ये पहले वाली वेव से क्या रिलेटेड है। स्टैंडिंग वेव्स हमारे पास आएंगी नहीं, हमारे पास ट्रेवलिंग वेव का छोटा सा एक पार्ट है, वो वाला वहां पर मैं बता दूंगा। इंटरफेरेंस पूरा का पूरा नया रहेगा, आपको कोई भी चीज पुरानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक नई शुरुआत करके वेव ऑप्टिक्स सुधारना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट, काफी आसान पार्ट है। क्लियर? फिर आप आराम से चलेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में बच्चों को दिक्कत नहीं आती है, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक भी पढ़ा है, डी ब्रॉगली भी पढ़ा है, एटॉम्स भी पढ़ा है, रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ा है। हाँ, आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी पढ़ी है, तो रेडियो एक्टिविटी वाला आपको मॉडर्न फिजिक्स में उतनी कठिनाइयां नहीं होंगी, ठीक है। हाँ, आपको सेमीकंडक्टर वाले पार्ट में थोड़ी सी कठिनाइयां लग सकती हैं, बट बिलीव मी सेमीकंडक्टर काफी आसान चैप्टर है। जिन बच्चों ने सेमीकंडक्टर पढ़ा ही नहीं है वो लिख के एक बार बता दीजिए, ठीक है। जिन लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ा ही नहीं है कि सर मैं पहली बार पढ़ूंगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, वो आप एक बार बता दीजिए, ठीक है। लॉजिक गेट्स इज वेरी इजी। आई थिंक पूरे फिजिक्स में सबसे आसान पार्ट अगर है तो 11th क्लास का आखिरी टॉपिक डॉपलर्स है और 12वीं क्लास का आखिरी टॉपिक लॉजिक गेट्स है, ठीक है। उसमें तो आई डोंट थिंक कि आप ये कहेंगे कि सर मेरे से सवाल नहीं बनते, सबसे आसान पार्ट है, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है कि इतना कठिन नहीं है। एक्चुअली में वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट पर आ जाता है। अब बच्चे के इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री कर देता हूं, चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चैप्टर में बिलीव मी कुछ भी नहीं है। अगर आप विश्वास नहीं मानोगे तो ऑलरेडी स्ट्रेस में रहोगे, और जो चीजें आसान है उसको भी आप कठिन वे में ही समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। बिलीव मी सेमीकंडक्टर इज वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बट हां ये है कि वो थोड़ा सा अभी तक क्या है कि पूरा न्यूमेरिकल फ्रंट चलेगा, अचानक से थोड़ा थ्योरेटिकल फ्रंट आ जाता है। अब बच्चे के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती कि यार कि मेरे को ना कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी, हाँ इनकी वर्किंग पर ध्यान देना पड़ेगा, तो वो वाली जो चीजें हैं वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल फ्रंट आता है तो बच्चे वहां पर गिव अप कर देते हैं। आप अगर आराम से पढ़ेंगे, बिलीव मी बहुत आसान चैप्टर है। देखो कई बच्चे बता भी रहे हैं कि सर बहुत आसान है, और उसका लास्ट पार्ट लॉजिक गेट जिससे हर साल सवाल आता है, मेजॉरिटी हर शिफ्ट में ही एक सवाल आ ही जाता है। 4 मार्क का हमारे पास सेमीकंडक्टर का वेटेज जनरली अगर मैं बात बोलूं तो लॉजिक गेट से ही निकल के आ जाता है, तो वो तो किया जा सकता है। क्लियर? हाँ, ट्रांजिस्टर अब आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको लोड ही नहीं लेना है। हमारे पास सिर्फ पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन के डायोड्स है, ट्रांजिस्टर इज नॉट इन योर सिलेबस, और फिर लॉजिक गेट्स है। क्लियर?
हाँ, सेमीकंडक्टर, अब जो बच्चे को सेमीकंडक्टर पसंद आएगा, बाद में जाके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेते हैं, आप फर्स्ट ईयर में ही थैंक करोगे कि यार कि चलो शुक्र है मैं सेमीकंडक्टर के बेसिक्स पढ़ के आया हूं, ठीक है। क्योंकि जो भी बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेगा उसके ये वाले पार्ट्स आएंगे ही, और आगे चल के ओपैम आएगा, मॉसफेट आएगा, बहुत सारी चीजें आती हैं। दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगते थे। अगर आप ये सेमीकंडक्टर वाले पार्ट को थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपकी इंजीनियरिंग का इनलेट जो होता है वो काफी स्ट्रेस फ्री रहेगा।